ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ए मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, न ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूसरे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, हो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। इस चैनल का आज से मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है मैथ्स 98 सक्सेस, क्योंकि ये जो चैनल है वो पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर ही फोकस्ड है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही अधिकांश वीडियो इसमें अपलोड किए जाएंगे। और आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आगामी दिनों में अधिकांश वीडियो उसी से रिलेटेड अपलोड किए जाएंगे। और 10th और 12th जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो भी इसमें आएगा समय समय पर। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें टॉप 10 ऐसे सवाल मैंने बता रखे हैं इसमें जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये जो सवाल है वो अधिकांश जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इन सवालों में, और इन सवालों को जो भी करके आता है वो निश्चित रूप से उस एग्जाम को फाइट करता है। तो ये जो 10 सवाल है वो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में फाइट करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जरा भी स्किप ना करें। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि और भी कई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। चलिए, टॉप 10 जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 4 है तथा इनका मूल्य 270 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, ठीक है ना, सिक्के दे रखे हैं और 2, 3 और 4 के अनुपात में ये सिक्के है और टोटल जो सिक्के मिलाएंगे तो इनका जो मूल्य है वो 270 रुपए हो रहा है। अब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये हमको निकालना है। तो देखिए, कुल मूल्य दे रखा है, हमको सबसे पहले क्या करना है, 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकालना है और उन तीनों मूल्यों को जोड़ देंगे तो 270 रुपए होंगे, ठीक है ना। तो अब करते हैं हम, जैसे माना 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य तो क्या होगा, 1 रुपए, ठीक है। तो 1 रुपए है और इसका जो अनुपात है वो है 2, तो हमको क्या करना है 2x और 1 रुपए है। देखिए 1 रुपए, ये 2x जो आया वो रुपए में आया है, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपए में एक सिक्का ही होता है 1 रुपए का, ठीक है ना। तो वो 1 तो गुणे में आ गया इसका, तो 2x और 1 का गुणा होके 2x बना, तो ये डायरेक्ट रुपए आ गए। मतलब जो अनुपात है उसमें हमने x का गुणा किया, माना 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 2x है। अब इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ऐसे कर दिया हमने। तो यहां पे देखिए 3 अनुपात दे रखा है तो 3x करेंगे। अब इसको भी हमको रुपए में चेंज करना है। ये 50 पैसे है, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तब पैसे है, पैसे को रुपए में बदलने के लिए अब 50 पैसे है, 50 पैसे को रुपए में बदलना है। मान लो हमारे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, 2। तो इसलिए
ये जो पैसे है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से ये जो पैसे बन रहे हैं इसको रुपए में बदलना है, तो हमको 2 का भाग लगाना पड़ेगा तो जाके ये रुपया बनेगा। ठीक है ना। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो मूल्य हुआ वो कितना हुआ 3x/2। इसी तरीके से 25 पैसे के सिक्कों की का जो मूल्य है वो कितना होगा, ये जो अनुपात है वो 4 है, तो 4x/25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे जो इसका मूल्य होगा वो 4x/4 ये रुपया आ गया, ये मूल्य आ गया इसका। ठीक है, 1 रुपया होगा तो कोई भाग नहीं लगेगा, मतलब इंटू 1 हो गया तो वो रुपए में चेंज हो गया। 50 पैसे हुआ तो 3x/2 करना है, और 25 पैसे हुआ तो 4x/4 मतलब भाग 4 का भाग लगाना है, मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बना। तो इस तरह से ये मूल्य बन गया। अब तीनों मूल्यों को हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, देखिए 2x प्लस 3x/2 प्लस 4x/4 बराबर 270। ठीक है ना, ये आया। अब तीनों को हम एलसीएम ले लेते। 4 और 2 का एलसीएम हुआ ये 4 ही हुआ। यहां पे देखिए डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8x, 2 का 4 में भाग देंगे 2। देखो इसको कैसे करते, मान अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने डायरेक्ट गुणा इसलिए किया है कि इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना, 1 का 4 में गुणा किया 4 आया, 4 में 2 का गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 2 का 4 में भाग दिया 2, और 2 का 3 में गुणा किया, 2 का 4 में भाग दिया 2, 2 का 3 में गुणा किया 2 तिया 6x प्लस 4 का 4 में भाग दिया तो एक बार, तो 1 का 4x में गुणा किया 4x बराबर 270। ठीक है, अब 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18x बराबर इस 4 का हम 270 में गुणा कर लेते। ठीक है, अब x बराबर 270 इंटू 4/18। ठीक है, अब हम देखिए ये 2 बार काटा और ये 2 से, दोनों 2 से कट गए, 2 और 9, 9 से 270 काटे, 9 तारीख 27, ये 30, 30 दूनी 60। तो यहां पे देखिए x बराबर कितना आया 60। तो अब हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हुए, बराबर इसका जो 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो है कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2x है तो 3 दे रखा है 3x। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 3 है, तो 3x। तो यहाँ पे संख्या निकालने के लिए हमको 3 इंटू 60 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 इंटू 60 तो कितना आया 180। ये हमने मूल्य निकाला है, तो बटा 2 यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो इसकी जो संख्या है वो 3x है। ठीक है ना, 3x क्या है, सिक्कों की संख्या है। यहाँ पे 2x 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, या 3x 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, या 4x 25 पैसे की संख्या। इस तरह से 180 इसका आंसर आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का आंसर 180। सेकंड सवाल, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से 60 किलोग्राम के भार वाले अध्यापक के स्थान पर नए अध्यापक को शामिल करने पर औसत भार से 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए अध्यापक जी का भार कितना है। देखिए, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक 60 किलोग्राम के भार वाला जो अध्यापक है उसके स्थान पर एक नया अध्यापक शामिल होता है, तो औसत भार से 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब 60 किलोग्राम भार के स्थान पर एक नया जो अध्यापक आता है तो इससे क्या होगा, औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 60 किलोग्राम के भार वाले स्थान पर जो नया अध्यापक आता है और 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 60 से उसका भार ज्यादा ही होगा। तो अब देखिए ये सवाल बिल्कुल शॉर्ट सवाल है। हमको कुल जो वृद्धि है वो कितनी हुई है ये निकालनी है। तो 10 अध्यापक है और 1.5 किलोग्राम की वृद्धि औसत में होती है, तो औसत वृद्धि कितनी है, औसत वृद्धि 1.5 किलोग्राम।
ठीक है। 1.5 किलोग्राम औसत वृद्धि हुई तो कुल वृद्धि कितनी हुई ये निकालनी है हमको। कुल वृद्धि मतलब 10 अध्यापक है, 10 अध्यापक है तो 10 में 1.5 का गुणा कर लेंगे तो ये 15 किलोग्राम की कुल वृद्धि हुई है। तो 15 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले जो 60 किलोग्राम भार वाला अध्यापक था उसके स्थान पर जो नया अध्यापक आया है वो कितने किलोग्राम का होगा। तो नए अध्यापक का जो भार होगा वो 60 + 15 बराबर 75 किलोग्राम होगा। 75 किलोग्राम भार होगा नए अध्यापक का भार। ठीक है, ये मामूली सवाल है लेकिन ये इस तरह से दे रखा है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 75 किलोग्राम इसका भार होगा। अधिकांश एग्जाम में ये आया हुआ है। चलिए तीसरा सवाल, क के पास ख से 25% धन अधिक है, बताइए ख के पास क से कितने प्रतिशत कम धन है। ठीक है, एक के पास दूसरे से ज्यादा है प्रतिशत में तो दूसरे के पास पहले से कितना कम है। तो जिसे ये 25% दे रखा है ऑप्शन में 25% भी आएगा लेकिन वो गलत है, क्योंकि किसी के पास प्रतिशत में ज्यादा धन है तो जरूरी नहीं है कि वो उतना ही प्रतिशत कम होगा। ठीक है ना, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रतिशत कमी निकालनी है हमको। अगर क के पास ख से 25% धन अधिक है तो प्रतिशत में हमेशा अगर ऐसे ही संख्या में निकालेंगे हम तो 25 अधिक है तो 25 ही कम होगा, लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो प्रतिशत कमी निकालनी है। ये सूत्र है सिंपल सा। जब कितने प्रतिशत कम धन है प्रतिशत कमी निकालनी है तो R/100 + R × 100। ये सिंपल सा ये सूत्र हमको ध्यान में रखना है। इस तरह का जब सवाल आए तो ये ठीक है ना, तो यहाँ हम निकाल लेंगे 25 + 100 + 25 × 100। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। यहाँ पे 125 हो जाएगा और इंटू 100। ठीक है ना, तो 25 और ये 125 5 बार कट गया और ये कटा 20 बार, तो इसका मतलब ये 20%। तो 25% धन अधिक है तो कम कितना है, तो 20% कम है। ठीक है, अब इसी का उल्टा मान लो ख के पास क से 20% धन कम है तो बताइए क के पास ख से कितने प्रतिशत धन अधिक है। तब हमें ये वाला सूत्र लगाना है प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए। R/100 - R, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इतना ही अंतर है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे R की जगह 20 आ जाएगा क्योंकि 20% धन यहाँ पे दे रखा है। 100 - 20 × 100, 20/80 × 100। 0 से 0 कटा, ये 4 बार कट गया और ये 25 बार कटा, तो 25%। ठीक है ना, 25% उत्तर आ गया। दोनों ही तरीके से मैंने समझाया। चलिए, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसी दिशा में समांतर पटरी पर 150 मीटर लंबी तथा 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही है लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है और दोनों की लंबाई भी अलग अलग है। तो देखिए ये जो रेलगाड़ी है फर्स्ट वाली यूं जा रही है, 200 मीटर लंबी है और 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब दूसरी जो रेलगाड़ी है वो ये है। ठीक है, 150 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब ये जो रेलगाड़ी है उसने इस रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगाया, ये हमको निकालना है। ठीक है ना, ये रेलगाड़ी ये मैंने आगे बना दी है, तीर का निशान मैंने आगे कर दिया है, लेकिन इसने पार करने में ये कितना समय लगाएगी। ठीक है ना, तो अब हमें सबसे पहले
जब एक ही दिशा में रेलगाड़ी जाती है तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। विपरीत दिशा और एक ही दिशा में दोनों में हमको सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जाती हो तब हमें माइनस करना है। 78 माइनस 60 बराबर ये कितना आया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल आई। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने इनकी जो लंबाइयां है वो 200 मीटर और 150 मीटर में दे रखी है, इसलिए हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड मैंने अभी रिसेंटली एक अपलोड वीडियो में मैंने बता रखा है, उस वीडियो को आप देख लेना किस तरह से बताया है मैंने। यहाँ पे 18 इंटू हमको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब हमको कुल दूरी कितनी ये निकालनी है। कुल दूरी ये तो आ गया सापेक्ष चाल। अब दूरी कितनी है ये निकालनी है हमको। तो दूरी कितनी आएगी, एक पहली रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी जो 150 मीटर लंबी, इतनी दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है हमको। तो ये तो हुआ 350 मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया कुल दूरी और ये चाल है। इन दोनों की सहायता से हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें बता रखा है ये सभी सूत्र, आप देख लेना। दूरी हुई 350 बटा चाल कितनी हुई 5, तो बराबर 70। अब ये 70 क्या आया, समय सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड, समय आया सेकंड। मतलब ये 70 सेकंड आया, मतलब 1 मिनट और 10 सेकंड ये आंसर आया है, ठीक है। 1 मिनट और 10 सेकंड, ठीक है। यदि पानी के जहाज में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है, मतलब 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है, तो 15 दिन बाद 500 सैनिकों ने जहाज छोड़कर चले गए। 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले गए। अब बचे कितने, 1500 में से 50 गए तो 1000। अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा, मतलब जो 1000 सैनिक है तो वो कितने दिनों तक भोजन खा सकेंगे, ठीक है। तो 1500 सैनिकों के लिए तो 45 दिन तक का भोजन है, ये तो इतनी सामग्री पड़ी है, ठीक है ना। जबकि क्या हुआ कि 15 दिन बाद 500 सैनिक चले गए। अब हमें करना कैसे है ये, इसमें एट ए टाइम उस समय दिमाग इतना नहीं लगता है एग्जाम में, लेकिन पहले से ही अभ्यास हो तो हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है, ठीक है ना। 1500 सैनिकों के लिए 30 दिन का जो भोजन, जैसे 30 दिन शेष बचे हैं, ठीक है ना। 45 दिन थे, 15 दिन बाद 500 सैनिक चले गए, इसका मतलब दिन कितने बचे, 30 दिन, ठीक है ना। तो 30 दिन जो बचे हैं, शेष दिन कितने बचे हैं, शेष दिन जब छोड़कर चले गए तो 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिनों तक 1500 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री अभी पड़ी है, ठीक है ना। तो जो भोजन सामग्री जो पड़ी है ना, वो कितनी पड़ी है, भोजन सामग्री है अपने पास 1500 सैनिकों के लिए 30 दिन की, ठीक है ना। तो हम इस तरह से ये गुणा कर सकते हैं। 1500 सैनिकों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री अभी हमारे पास पड़ी है, ठीक है। तो अब हमें सूत्र क्या लगाना है, सिंपल सा एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है। मैं M1 D1 बराबर M2 और D2, ये एक सीधा सा सूत्र है, ठीक है। M मतलब सैनिकों की संख्या, जो ये मेंबर दे रखे हैं ना, कितने मेंबर है, तो M है सैनिकों की संख्या और डे है दिन, ठीक है। तो हमारे पास 1500 इंटू 30 इतनी भोजन सामग्री पड़ी है। तो यहां हम क्या करते हैं, 1500 इंटू 30 कर लेते हैं। M2 अब हमारे पास सैनिक कितने हैं, 1000। तो वो कितने दिनों तक ये भोजन सामग्री चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भोजन सामग्री जो पड़ी है वो इतनी पड़ी है, तो इतनी भोजन सामग्री 1000 सैनिक कितने दिन तक कर सकेंगे, वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना, समझ गए।
M1 D1 M2 D2 से हमको करना पड़ेगा। तो D2 निकालना है हमको, तो 1500 इंटू 30/1000 इस तरह से हमको करना पड़ेगा। 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 15 तिया 45। अब उन 1000 सैनिकों के लिए 45 दिन तक और चलेगी, ठीक है ना। इस तरह से ये उत्तर आया, 45 दिन तक चलेगी। आप एक बार और समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, बार बार देखना सवाल को, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने बराबर किया, क्यों किया, कि यहाँ पे इतनी सारी भोजन सामग्री है। अब वो भोजन सामग्री 1000 लोग कितने दिन तक करेंगे, मतलब 1000 इंटू 45 करेंगे ना, तो वो 1500 इंटू 30 के बराबर आएगा। 1000 इंटू 45 करेंगे ना, वो 1500 इंटू 30 के बराबर आएगा, ठीक है ना।